हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इन्हें कहते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्ट डीपीएसपी भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड देखना होगा कि आखिरकार इनकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। तो जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ यानी स्वतंत्र हुआ, कब हुआ? 1947 में। जब 1947 में आज़ाद हुआ अपना देश, तो उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं, जिसमें से कुछ चुनौतियां ऐसी थीं, जैसे राजनीतिक चुनौती की बात करें तो हमारा देश कई छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, जो कि भारत का अंग होते हुए भारत से मिलना नहीं चाहते थे आज़ाद होने के बाद। साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार थे, पढ़े लिखे नहीं थे यानी निरक्षर थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए देश के नागरिकों के बीच समानता लाना और कल्याण निश्चित करना लोगों का, ये सबसे बड़ी चुनौती निकल के आया। तो इसका सामना करने के लिए ये ज़रूरी था कि सरकार लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो जब संविधान बन रहा था, अभी संविधान बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ था, ये कब हो जाएगा? पूरा 1950 में लागू होगा। ठीक है, तो हम आज़ाद तो 1947 में हो गए थे। तो 1947 में जब संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं को इन सभी चुनौतियों के बारे में पता था। तो इस चुनौती को देखते हुए कि समानता किस तरह से नागरिकों के बीच लाया जाए, उनका कल्याण किस तरह से निश्चित किया जाए, तो संविधान निर्माता को कुछ ऐसे निर्देश देने थे सरकार को, जिसमें कि सरकार स्वतंत्र रूप से अपने नागरिकों के लिए कार्य कर सके, उनके लिए योजनाएं बना सके, और साथ ही साथ वो उस सरकार के लिए बाध्यकारी भी ना हो। यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हों जो कि सरकार फॉलो तो करे, लेकिन उनको फॉलो करवाने के लिए कोई ज़बरदस्ती ना कर सके, ताकि सरकार स्वतंत्र रूप से एक क्रिएटिव माइंड की तरह वो काम कर सके। किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए। तो इसी को देखते हुए हमारे संविधान में लाए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कितने भाग में है? भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात है, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं डीपीएसपी। तो इनकी विशेषता क्या रखी गई कि ये वाद योग्य नहीं है। जैसा कि संविधान निर्माता जानते थे कि सरकार को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इनको वाद योग्य नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये नॉट जस्टिसिएबल है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि हमें ये नीति निर्देशक तत्व ये सरकार लागू नहीं कर रही है तो उनको लागू करवाया जाए। यानी कि इनके लिए हम न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। तो संविधान निर्माताओं को मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो मौलिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। मतलब इन नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी गई हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्वयं जो सरकार होगी वो उन्हें लागू करना चाहेगी। आगे हम देखेंगे कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो इसके अंदर हमें 3 प्रमुख बातें देखने के लिए मिलती हैं। पहली, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार होने चाहिए। मतलब हम भारत देश में रहते हैं, हम इस समाज का हिस्सा हैं। हमें इस समाज में रहते हुए हमारे कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, वो इन नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हैं। दूसरा, वे अधिकार जो हमें मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार तो हमारे लिए कंपल्सरी है कि वो होने ही चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कुछ अधिकार हैं जो कि हमें मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वो कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे। फिर कुछ ऐसी नीतियाँ भी हैं जिन्हें सरकार स्वयं स्वीकार करे कि वो इनको लागू करे। ठीक है, तो इनको एक एक करके वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो वो लक्ष्य और उद्देश्य कौन कौन से हैं जो कि हमें एक समाज के रूप में स्वीकार होने चाहिए? तो पहले हैं लोगों का कल्याण और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। मतलब
हमारा लक्ष्य या उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा मतलब सरकार का, यहाँ पर सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो लोगों का कल्याण करे, उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। और ये किस तरह से करा सकती है, तो देखिए इसको लागू करने के लिए, यानी इन नीति निर्देशक तत्वों में ये जो उद्देश्य दिए गए हैं कि लोगों का कल्याण हो, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, इसको समय समय पर लागू किया गया है। किसके द्वारा, कुछ सरकार द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण की व्यवस्था। उन्नयन देखो, एक होता है अवनयन। अवनयन का मतलब होता है किसी को नीचे गिराना या फिर निचली स्थिति। उन्नयन का मतलब होता है किसी को उठाना, यानी कि जो SC ST है, जिसे कहते हैं SC मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हो रही है, SC ST की, ये कुछ जनजातीय लोग होते हैं जो कि समाज में दबे कुचले होते हैं, मतलब इनकी आर्थिक, सामाजिक जो स्थिति होती है और राजनीतिक स्थिति भी इनकी बहुत खराब होती है। इनको समाज में एक स्तर पर लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया है, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, चाहे वो सरकारी पदों पे आरक्षण हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, ठीक है। इस तरह के जो आरक्षण है इनको क्यों दिए गए हैं, ताकि वो अपना सामाजिक स्तर उठा सकें और उनका आर्थिक विकास हो सके। अगर उनको नौकरी में आरक्षण देंगे तो उनकी नौकरी लगेगी, जिससे वो अपने देश, परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से सरकार क्या है, पिछड़े लोग जो हैं समाज की, उनके लिए क्या कर रही है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। किसके द्वारा, आरक्षण के द्वारा। फिर दूसरा हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर को उठाना और संसाधनों का समान वितरण करना। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि संसाधन जो भी हैं हमारे देश में, उनका वितरण किसी एक के पास ना हो, कि अगर एक व्यक्ति के पास चला जाएगा संसाधन, एक व्यक्ति के पास ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, जबकि एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो कि अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाएगा उन संसाधनों के अभाव के कारण। तो उसके पास खाने के लिए अगर रोटी ही नहीं होगी तो वो गाड़ी के बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका, संसाधनों का। तो इसके लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई थी या फिर क्या नीति बनाई थी, तो एक नीति इसमें से आती निकल के, जमींदारी उन्मूलन कानून। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ पर कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यानी कि जिन्हें हम कहते थे जमींदार, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते थे, ऐसे किसान भी होते थे जिनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं होती थी, वो कृषि करने के लिए दूसरों के खेतों में काम करते थे या बंधुआ मजदूरी करते थे। तो उनको एक समान स्तर पे लाने के लिए और ज़मींदारी जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो अनअधिकृत या फिर गैर कानूनी जिनके पास ज़मीन थी, उनसे वो ज़मीन लेके लोगों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग किया जाए सरकार के द्वारा। इस तरह के कानून लाए गए। फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, लोगों को सरकार पे ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन जब शुरुआत में बैंक खुले थे तो वो सारे सरकारी नहीं थे। ज़्यादातर जो बैंक थे वो प्राइवेट थे और उन पे कब्जा किसका होता था, पैसे वाले लोगों का, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे। तो उनका राष्ट्रीयकरण करना, जैसे उनको मतलब बैंकों को गवर्नमेंट बना देना, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े और वो अपने बैंक अकाउंट वगैरह हो उनको खुलवाए, जिससे कोई भी योजना हो, कोई भी सुविधा हो समाज के लोगों के लिए, वो आसानी से उन तक पहुंच सके। तो इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी हमारा उद्देश्य माना गया है। कहाँ पर, हमारे नीति निर्देशित तत्वों में। तो यहाँ पर नीति कहती है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब जितने भी देश हैं उनसे हमें क्या करना है, शांति को बढ़ावा देना है। तो इसी वजह से हमारा देश किस विचारधारा को फॉलो करता है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को। इसका अर्थ होता है कि हमारा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह है, तो हमें मिलजुल कर रहना है। और भारत इसके लिए क्या करता है, यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं, जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जिसमें बहुत सारे करीब 200 देश शामिल हैं। और ये सभी देश मिलकर इनके बीच जो भी आपसी विवाद होता है उसको बातचीत के जरिए सुलझाते हैं, ना कि युद्ध के जरिए। और कहीं पर अगर युद्ध हो रहा होता है तो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। और भारत भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि वो भी क्या बढ़ावा देना चाहता है, शांति को बढ़ावा देना चाहता है। फिर साथ ही साथ अगर कहीं पे किसी के बीच मतभेद है, कोई कन्फ्लिक्ट है, तो भारत क्या है, भारत क्या नीति अपनाता है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस की नीति। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने हैं ताकि उनसे कुछ कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो,
ठीक है, उन मतभेद पैदा ना हो। अगर मतभेद पैदा होता भी है तो डायलॉग किया जाए, मतलब उनके साथ बातचीत की जाए। आमने सामने एक टेबल पे वो बैठेंगे, एक टेबल पे हम बैठेंगे, दोनों आपस में बातचीत करेंगे कि आगे का समस्या कहाँ पर है, फिर इसके सॉल्यूशन के लिए काम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से शांति को बढ़ावा हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत दिया जाता है। इन नीतियों का दूसरी जो मुख्य बात है वो है कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। मतलब मौलिक अधिकार तो हमें मिले हुए हैं जो कि हमारे बेसिक राइट हैं, इनके अलावा हमारे जीवन को उठाने के लिए जो अधिकार होने चाहिए वो भी कुछ नागरिकों को मिलने चाहिए। जैसे पर्याप्त जीवन यापन। तो देखिए, अगर जीने का अधिकार हमें मौलिक अधिकार दे दिया गया है, लेकिन जीने के लिए सिर्फ जिंदा रहना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त जीवन होना ज़रूरी है। यानी कि आपका जीवन ऐसा हो जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से अपना जीवन जी सकें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो जिएगा कैसे? वो ज़िंदा तो है लेकिन वो रहने के लिए उसकी जगह ही नहीं है, तो अपना जीवन व्यतीत करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा समय समय पर लाई जाती हैं। ठीक है, फिर है महिलाओं और पुरुषों को काम की समान मजदूरी। यानी महिलाओं और पुरुषों को ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसको कम मजदूरी दी जाएगी या फिर जो पुरुष है उसको ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। इस तरह के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको कम से कम न्यूनतम कुछ मूल्य है वो ज़रूर देना पड़ेगा मजदूरी का। जैसे उदाहरण के लिए अगर सरकार ने बोला कि मजदूरी के कम से कम 300 रुपये होने चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो कोई भी 300 रुपये से कम मजदूरी नहीं दे सकता। उससे ज़्यादा तो ठीक है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो ये न्यूनतम मजदूरी निर्धारण हो जाता है उसके तहत। फिर है आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्थिक शोषण का मतलब है कि लोगों से बहुत ही कम कीमत पर अधिक काम लेना। ऐसा अक्सर फैक्ट्रियों में देखने के लिए मिलता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या फिर इसको सीमित करने के लिए, रोक लगाने के लिए कई सारे फैक्ट्री अधिनियम लाए गए हैं। अगला हमारा जो अधिकार है जो मिलना चाहिए वो है काम का अधिकार। मान लिया कि आपने बोला कि ठीक है, आपको दे दिया जीवन का अधिकार, दे दिया आपको कहीं पे भी आने जाने का अधिकार दे दिया, आपको स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दे दिया, लेकिन आपके पास काम ही नहीं है तो आप अपने जीवन स्तर को कैसे उठाओगे? तो ये वो अधिकार है जो कि हमें जीवन को सुधारने में सहायता करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या योजना लाई है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये जो एक्ट था ये 2005 में आया था। ये क्या कहता है? ये कम से कम साल में 100 दिन मजदूरी, 100 दिन रोजगार की गारंटी लेता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 18 वर्ष तक के वयस्क हैं उनको कम से कम 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देता है। मान लिया अगर किसी ने 80 दिन काम करा और 20 दिन वो खाली बैठा तो उसे 20 दिन की रोजगार भत्ता मिलेगा। यानी उसको खाली बैठने पर भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि सरकार के पास काम नहीं था तो फिर भी वो 100 दिन की गारंटी दे रही है, लेकिन उसने तो 80 दिन ही क्या हुआ, काम दिया, तो बाकी बचे हुए 20 दिन की उसको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। तो ये एक्ट कहता है कम से कम साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी की बात करता है, क्या? मनरेगा। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी एक बार याद कर लेना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, फिर है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था जो होती है, यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की बात की जा रही है। तो आपने आंगनवाड़ी में सुना होगा, आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजा जाता है। ये आंगनवाड़ी क्या करती है, बच्चों को जो प्री स्कूल होता है उसकी शिक्षा देती है, किस तरह से बैठना है उठना है, बच्चों को खेलने के लिए एक एनवायरनमेंट देती है। तो इस तरह से कई सारे अपने आंगनवाड़ी देखो इलाके वो देखे होंगे, क्षेत्र देखे होंगे जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षा को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, जिसको 2010 में लागू कर दिया गया। ठीक है, ये 2010 से लागू हो गया और ये क्या कहता है, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देने की सिफारिश गारंटी देता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई भी बालक है जो कि 6 वर्ष का है, तो उसको एकदम स्कूल में सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाए जब तक कि वो 14 वर्ष का नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर मिड डे मील की बात भी की गई है। मिड डे मील आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में मुफ्त दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि शिक्षा के अधिकार को प्राप्त किया जा सके। वो कैसे? अगर मान लिया बच्चों को स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ उनको खाने के लिए भी दे रहे हैं, तो जो बच्चे जो पढ़ने के लिए नहीं आना चाहते वो कम से कम खाने के लिए आएंगे, तो उनका इंटरेस्ट खाने के साथ साथ पढ़ाई में भी लगेगा। और जो गरीब लोग हैं जो कि स्वयं अप घर से खाना नहीं ला सकते जो बच्चे, उनको भी दिक्कत नहीं होगी इससे। तो ओवरऑल कई इसके आयाम हैं जिससे कि शिक्षा के अधिकार को भी बढ़ावा मिलता है। तो मिड डे मील भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो कि लोगों के कल्याण के लिए है, बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार है उसको दिलाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए तीसरी बात क्या कही गई है कि वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि सरकार को स्वयं ये स्वीकार करनी चाहिए कि ये नीतियाँ वो बनाए नागरिकों के लिए। जैसे पहला हो गया समान नागरिक संहिता। तो देखिए हमारे देश में क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। ये अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इनके कानून भी अलग अलग हैं। चाहे वो मैरिज कानून हो, चाहे कोई और धर्म से संबंधित कानून हो, तो इसमें अलग अलग लिखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 3 तलाक एक्ट, 3 तलाक कानून। तो ये मुस्लिम धर्म में अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इसको ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता था कि महिलाओं को 3 बार तलाक देने का अधिकार है मुस्लिम धर्म में। तो इससे क्या होता था, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं। तो क्यों ना एक कॉमन कानून बनाया जाए जो कि सभी धर्मों को समान अधिकार से देखे, उनको समान अधिकार दे। उसी को हमने क्या कहा, समान नागरिक संहिता कहा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ये क्या करती है, देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या वकालत की गई है कि सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान और एक ही बराबर कानून हो, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून ना हो। तो इसके अंदर समान नागरिक संहिता की बात होगी। फिर है मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध का मतलब है, मद्यपान कहते हैं बीड़ी, तंबाकू, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी बात हो रही है कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे कि जो नशीले पदार्थ हैं उनको निषेध किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बीड़ी, तंबाकू या फिर सिगरेट होती है, उनकी पैकेटों पे अगर ये पैकेट पूरा है तो उसकी 90% जो पार्ट होता है, भाग होता है, उस पे किस चीज़ का प्रचार होता है कि उसको खाने से आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको क्या खतरा हो सकता है। तो कहीं वहाँ पर फेफड़ों के जले हुए फेफड़े दिखा देते हैं, तो कहीं पर वहाँ पर जो टीबी वगैरह हो जाता है वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के गले के कैंसर जैसे फ़ोटो दिखाकर लोगों को जागरूक करने की सरकार की नीति रहती है एक तरह से, जिससे कि वो क्या कर सके, मद्यपान को ख़त्म कर सके, नशीले पदार्थों के सेवन को कम कर सके। फिर है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा। तो इसके लिए सरकार अलग अलग समय पर योजनाएं बनाती रहती है जिससे कि जो घरेलू उद्योग हैं, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग जिसमें हाथों से कार्य किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर है उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। उपयोगी पशु क्या होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनको लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो गाय है, गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो गोबर के लिए जानी जाती हो या फिर उससे हमें दूध मिलता है। गोबर का देखिए कई सारे यूज़, गाय का जो गोबर होता है उसके उपले जलाए जाते हैं और पूजा में भी उसका काम लिया जाता है। साथ ही साथ जो गाय से दूध मिलता है वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका घी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, उसके पता नहीं कितने बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पशु उपयोगी हैं उनको मारने पर रोक लगा दी गई है। तो रिसेंटली जो गाय है उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है कि इसको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि लोग इसको मारने के लिए, काटने के लिए खरीदते थे। तो मांस के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाना, ठीक है। इस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार लागू करती है। इसके बाद आ गया ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, यानी ग्राम पंचायत जो हैं उनको लागू करना और उनको बढ़ावा देना, उनके लिए फंड
प्रोवाइड कराना, ये सब किसका काम होगा? सरकार का काम होगा। तो सरकार ने इसके लिए ग्राम पंचायतों को बनाने के लिए एक संशोधन करा था संविधान में। दरअसल 2 संशोधन, एक था 73वां और एक था 74वां संशोधन। तो 73वें संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और 74वें संशोधन के तहत जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर नगर पंचायत की या फिर नगर पालिका की स्थापना की गई। तो ग्राम पंचायत जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत होती है और फिर जिला स्तर पर पंचायत होती है। तो हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में देखने के लिए मिलती है। तो ये वो सभी नीतियाँ हैं जो कि समय समय पर सरकार लागू करती है। किसको लागू करने के लिए? राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने के लिए। अब पेपर में आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशित तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है या फिर क्या संबंध है? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सरकार ये कार्य नहीं कर सकती क्योंकि उससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि राज्य के नीति निर्देशित तत्व क्या करते हैं? सरकार को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए कुछ करे, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे है, उनको एक समान स्तर पे लाने की कोशिश करें। तो ये कुछ प्रेरणा देती हैं। फिर दूसरा इसका अंतर है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ एक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते हैं। जबकि नीति निर्देशित तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। मतलब इनको अगर मान लो कोई योजना सरकार बनाती है, कोई योजना बनाई, तो वो देश के सभी नागरिकों के लिए होगी, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए। फिर तीसरा जो अंतर है वो है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशित तत्व के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझे रोज़गार नहीं दे रही है तो सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो मुझे रोज़गार दे। तो ये आपका कार्य है, आपको रोज़गार स्वयं ढूंढना पड़ेगा। सरकार की मर्जी है कि वो आपके लिए रोज़गार दे या ना दे। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हो गए जो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी सरकार नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने की कोशिश करती है तो उनका विरोध किया जाता है सरकार का। क्यों? वो ये कह के विरोध किया जाता है कि वो मौलिक अधिकार का, कोई एक ऐसा मौलिक अधिकार है उसका विरोध कर रही है। ठीक है, तो कोई भी अगर नीति निर्देशित तत्व के तहत कोई योजना बनाई सरकार ने तो उसका विरोध इस आधार पे भी किया जाता है कि वो किसी एक मौलिक अधिकार या फिर एक से अधिक मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। तो इसी तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट आता है नीति निर्देशित तत्व और संपत्ति के अधिकार के बीच में। तो हमने देखा क्या था कि 1950 के दशक में क्या हो रहा था, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था उसके बाद कुछ नए नए कानून बने, जिसमें एक कानून बना जमींदारी उन्मूलन कानून, जो कि हमने क्या बताया था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी जो गैर कानूनी संपत्ति थी उसको सरकार अपने कब्जे में लेके लोगों के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करे। तो इसके लिए एक जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। तो इसका विरोध हुआ कि ये संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन करती है। तो उस टाइम क्या था कि संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, और अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में आता है, यानी कि ये मौलिक अधिकारों की सूची है। तो ये मौलिक अधिकारों की सूची में आता था, मतलब ये भी एक मौलिक अधिकार था, जिसके अंतर्गत किसी को भी संपत्ति रखने का, बेचने का, ठीक है, इन सब का अधिकार था। लेकिन जब ये ज़मींदार थे, इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, तो सरकार से इन्होंने कहा कि मेरे पास संपत्ति है, मुझे तो अधिकार है। अब सरकार कह रही है कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, मतलब आप अकेले ही इतनी बड़ी संपत्ति को नहीं रख सकते, समाज के अन्य लोगों को भी इसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यह कहते हुए उसने बोला कि मैं संविधान क्या करूँगी? संशोधन करूँगी। ठीक है, तो सरकार ने क्या करने की कोशिश की, जो 31 अनुच्छेद है उसमें संशोधन करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, एक लंबी लड़ाई शुरू होगी, किसके बीच में? कार्यपालिका यानी कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में। जो न्यायालय है उसके बीच में और जो सरकार है उन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ गई, एक तरह से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। तो ये मतभेद क्या था कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में? तो कार्यपालिका यानी सरकार का क्या मत था? सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। तो मतलब कि संविधान में लिखा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, और जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो भी संविधान का ही भाग है। इस हिसाब से वो
संविधान की जो मौलिक अधिकार वाली सूची है उसमें भी संशोधन कर सकती है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा सरकार का मानना था। फिर न्यायपालिका क्या कहती है? नहीं, संसद, ये सांसद, ये है संसद, ठीक है। तो जो संसद है ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, ठीक है। तो न्यायपालिका यहाँ पर सीधी क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षक है। तो यहाँ पर वो सीधी कहती है अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता होगा तो हम क्या कर देंगे? उसको गैर कानूनी साबित कर देंगे, यानी कि वो निरस्त माना जाएगा। फिर ऐसा ही वाद विवाद चलता रहा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। आखिरकार एक 1973 में एक केस आया, वो था केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में। केरल राज्य जो था इसने भी क्या किया? लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू करने की कोशिश की। इसके तहत जो केशवानंद भारती थे ये केरल के एक संत थे, एक मठ था, उस मठ के ये प्रमुख थे। इस मठ के पास अपार बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। संपत्ति का मतलब इसके पास लैंड बहुत ज़्यादा थी। तो केरल राज्य का कहना था कि ये जो लैंड है ये अनअधिकृत है, जितना मठ के लिए होना चाहिए उतने तो है, लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा है वो सरकार की है। तो इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इन्होंने बोला कि ये तो मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरह से केस चला, कई दिन हो गए, कई दिनों तक केस चला। किसके बीच में? केरल राज्य के बीच में और केशवानंद भारती के बीच में। आखिरकार इसी संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो विवाद चला हुआ आ रहा था वो इस केस से समाप्त हो गया जब इसका फैसला आया। तो इसके अंदर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला दिया गया उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर करीब 13 जज बैठे थे और 13 जज में से 7 जजों ने कहा कि सरकार संपत्ति के अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का तत्व नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के फैसले में ये कहा गया कि एक तो संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, संसद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मूलभूत जो ढांचा है उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए सरकार को एक सड़क बनानी है और वो बहुत ज़रूरी है, अगर बीच में किसी का घर आता है, वो कहता है नहीं मेरा तो संपत्ति का अधिकार है, मैं नहीं देना चाहता, तो इससे सरकार जो मूल योजना लेकर आई है वो तो लागू ही नहीं कर पाएगी। तो ये एक तरह से मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं आएगा। ये इन सभी पहलुओं को देखते हुए जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा कि नहीं, संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का तत्व नहीं है, इसीलिए संसद को संविधान में संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। फिर ऐसा ही होता है संपत्ति के अधिकार के साथ। क्या होता है कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है और वो क्या करती है? संविधान में 44वां संशोधन करती है, जिसके तहत वो क्या करती है कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया जाता है। इसे 300 ए भी कहते हैं। जैसे 301, 2, 3, 4 होता है ना, वैसे 300 ए, बी, सी, इस तरह से कुछ अनुच्छेद लिखे होते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात हो रही है, इसके अंदर इस संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया और यहाँ पर क्या है, ये एक सिर्फ सामान्य कानून बन गया। देखिए, जब ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में था तो ये मौलिक अधिकारों की सूची मानी जाती है, जो कि ये 31 में था। 31 में था तो 31 तो मौलिक अधिकारों की सूची में आता है, इस वजह से एक मौलिक अधिकार था, तो इस सूची से निकालना इसके लिए ज़रूरी था। तो संशोधन जब 44वां किया गया तो इसको एक ऐसी सूची में डाला गया जिसमें मौलिक अधिकार नहीं आते हों। तो वो कौन सा अनुच्छेद आया उसके अंदर? 300 का, ठीक है। तो एक सामान्य कानून में क्या अंतर होता है और एक मौलिक अधिकार कानून में क्या अंतर होता है? देखिए, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता है, जबकि एक सामान्य कानून है, विशेष परिस्थिति में उसको छीना जा सकता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले किस अनुच्छेद में था, तो पहले अनुच्छेद 31 में था, अब कहाँ पर है? अनुच्छेद 300 का में है, जो कि एक सामान्य कानून है, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।